पूरे देश में एक ऐसी स्कीम सामने आती है जो काफी लुभावने ऑफर लेकर आती है। ऐसा लगता है कि जो लोग अपना पैसा लगाएंगे उससे उनको काफी फायदा होगा। लोग कहाँ से जुटाकर एक एक करके पैसा जोड़ते हैं और लोगों पर भरोसा करके उस कंपनी में पैसा लगाते हैं। हम बात कर रहे हैं एलयूसीसी स्कैम की, जो कि देश का एक बड़ा स्कैम सामने आ रहा है और खास तौर पर उत्तराखंड के पूर्व सैनिक और खास तौर पर महिलाओं को इसने बुरी तरीके से हिलाकर रख दिया है। हमारे सामने इस समय देहरादून के एकता विहार में यहाँ पर कई महिलाएं आप देख सकते हैं जो पहाड़ के रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी और दूर दराज के क्षेत्रों से यहाँ पर देहरादून में कई दिनों से धरना दे रही हैं और इनकी मांग है कि जिन लोगों ने अपना पैसा लगाया है उन लोगों के साथ न्याय हो, उनका पैसा उनको वापस मिले। और कई जगह से कई तरीके से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अपनी बात रख चुकी हैं, लेकिन अभी तक इनको न्याय की कोई आस नहीं मिली है, इसलिए लगातार इनका धरना जारी है। हम बात करने की कोशिश करेंगे कि अब तक इस मामले में क्या हुआ है, कैसे ये कंपनी आई और कैसे लोग इसके झांसे में फंस गए और अब न्याय की कितनी लंबी लड़ाई है जो इनको लड़नी है। सबसे पहले आपसे बात करेंगे, आपका क्या नाम है, कहाँ से हैं और किस तरह से एलयूसीसी के आप संपर्क में आए और किस तरह से ये जो है पूरा सिलसिला आगे बढ़ा। जी, मैं बबीता भट्ट, मैं रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से हूँ और वहाँ पे एलयूसीसी का एक सुविधा केंद्र भी मैं चलाती थी। तो जैसे मैंने बताया है कि ये बिज़नेस यूपी से आया है और हमारे जो सीनियर मतलब हमारे जो जान पहचान एक तरीके से मैं बोलूँ कि जैसे नेटवर्क होता है वैसे ही नेटवर्क के थ्रू हमारे पास पहुँचा है। एमएलएम मार्केटिंग। हाँ, आप ये भी समझ सकते हैं कि एमएलएम के हिसाब से हमारे पास पहुँचा है। तो जैसे उन्होंने हमें स्कीम बताई, हमने उसमें उन्होंने बताया कि इसमें आरडी, एफडी का है, आप बचत कर सकती हैं, छोटी-छोटी बचत। क्योंकि सबको पता है कि महिलाओं के पास एक कला होती है एक बचत करने की। तो उन्होंने अधिकतर इस स्कैम ही मैं बोलूँगी कि सब महिलाएँ इसमें ज़्यादा हैं, मातृशक्ति ज़्यादा हैं। तो उन्हें धीरे-धीरे हमको ऐसे ऑफ़र्स दिए, हमने भी लगा कि फ़ायदा है, तो धीरे-धीरे हम इसमें फँसते गए और यहाँ तक कि हमारी सारी पूंजी जो हस्बैंड के द्वारा कमाई गई है। और मैं ये भी बता दूं कि यहाँ पे अधिकतर सारे आर्मी पर्सन हैं, रिटायर हैं या ऑन ड्यूटी हैं, उनकी वाइफें हैं, तो सबका पैसा यहाँ पे लगा हुआ है, सबका। और आज मतलब एक तरीके से देखो कि 27 अक्टूबर 24 में जैसे ही पोर्टल बंद हुआ सबका पैसा खत्म हो गया है। और यहाँ पे बैठने का हमारा सिर्फ एक ही रीजन है कि जिन निवेशकों का हमने पैसा जमा किया था अपने पास, वो हमें इतने प्रताड़ित कर रहे हैं कि हद से भी ज़्यादा, मतलब हमारा घर में रहना मुश्किल हो गया है। अब मतलब ये मान के चलो कि हमारी जो घर के लोग हैं वो भी हमें अब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने उनका भी कमाया हुआ पैसा उनका भी बर्बाद किया है। और अगल-बगल, पड़ोस, गाँव सबका रिश्तेदारी, हम मायके नहीं जा पा रहे हैं, हम रिश्तेदारों से बात नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी हमारी स्थिति बन पूरी गई है। तरीके से मतलब एलयूसीसी ने आपको समाज से तोड़ दिया है और पूरी तरीके से अलग कर दिया है क्या? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब हम आप समझ सकते हैं कि मातृशक्ति मतलब कितनी अपने अंदर शक्ति बना के चल रही हैं। और कल से हम यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरने पे एकता विहार में है। इससे पहले हम दीनदयाल उपाध्याय पार्क में थे। और यहाँ पे बैठने का हमारा एक यही रीज़न है कि हम अपने घर गृहस्थी, अपने बच्चों को छोड़ कर के, अपने सास-ससुर, किसी के घर में सास-ससुर हैं, छोटे बच्चे हैं, सबको छोड़ कर के यहाँ पे बैठे हुए हैं। कल रात भी हम यहीं पे थे, ऐसी स्थिति में, जैसे बारिश का मौसम है, अगर आप वीडियो के माध्यम से दिखा सकते हैं कि यहाँ पे कैसा यहाँ पे माहौल बना हुआ है। हम रात को यहीं पे रुके हुए थे, इसीलिए कि ताकि हमारा पैसा मिले और हमारा जो सम्मान, जो पहले हम अपने सम्मान के साथ अपने वहाँ पे रहते थे गाँव में, अपने इलाके में, वो सम्मान हमें वापस और मिले। लोगों से बात करेंगे, आपकी बहनें भी यहाँ पे साथ में है। एक बात और हम बताना चाहेंगे, ये लोग वो लोग हैं जो एलयूसीसी से जुड़े थे बतौर एजेंट, इन्होंने अपना पैसा भी लगाया है। और क्योंकि एलयूसीसी की एक कह सकते हैं रणनीति रही कि स्थानीय लोगों को इसमें लगाया जाए ताकि ये लोगों का भरोसा जीत सके, और स्थानीय लोग ही अपने लोगों के दुश्मन बन गए हैं। इस तरह से इनको समाज से बिल्कुल जो प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। एलयूसीसी में सिर्फ एक व्यक्ति का अभी तक नाम सामने आया है, लेकिन इतना बड़ा जो घोटाला हुआ है वो किसी एक व्यक्ति की साजिश नहीं हो सकती, इसमें और लोग भी हो सकते हैं। हम और लोगों से बात करेंगे। आपका क्या नाम है और कहाँ से हैं आप, और जो आप धरना दे रहे हैं क्या लग रहा है न्याय की आगे जो कड़ी है, क्या मांग है आपकी, किस तरह से आप न्याय की ओर देख रहे हैं? सर, मेरा नाम सुशीला नेगी है। मैं 3 दिन से अनशन में बैठी हूँ और हमारी सबसे पहले यही मांग है अपने सीएम धामी से कि जो आपने सीबीआई जांच के लिए आदेश दिए हैं वो अभी तक शुरू हुए या नहीं हुए, कहाँ तक ये जांच पहुंची, हमें न्याय कैसे मिलेगा। क्योंकि हमने इसमें देखो, मैं अनशन में इसलिए बैठी हूँ कि हमने अपने भाई बहनों, अपने
रिश्तेदार सबके पैसे लगा रखे, अपने आस पड़ोस वालों के पैसे लगा रखे, तो हम बहुत लाचार हो गए सर। तो हम किसी का पैसे नहीं दे पा रहे, हम असमर्थ हैं, क्योंकि छोटी मोटी रकम रहती तो हर कोई सोचता कि इधर उधर से करके दे दें, लेकिन इतनी बड़ी रकम कोई नहीं दे पाएगा। मैंने 3 दिन से अपने बच्चे पास पड़ोसी के पास छोड़ रखा है, और मैं आज यहाँ पे अपने खून पसीने की मेहनत की कमाई के लिए यहाँ पे बैठी हूँ। मेरे भी इसमें अपने खुद 6 लाख हैं, मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं। तो आप लोगों को जैसे पता होगा आर्मी वालों की कैसे कमाई होती है, बॉर्डरों पे ड्यूटी रात दिन ड्यूटी करके खून पसीने की मेहनत है। तो इसीलिए हम यहाँ पे अपने न्याय मांगने आए हैं अपने सरकार से कि हमें न्याय दिलाने की जल्दी से जल्दी कोशिश करें, और हमारी यही मांग है। जब तक हमारी सुनवाई नहीं हुई, अभी तो मैं ही बैठी हूँ अनशन में, जब तक हमारी सुनवाई नहीं हुई सारी जनता की, तब तक हम यहाँ पे अनशन में बैठे रहेंगे, चाहे हम यहाँ पे मरे जियो, क्योंकि सरकार ने हमें ऐसे लवारिस जैसे छोड़ दिया है। आप दिखा सकते हैं यहाँ पे सांप सूंप की डर है, रात में जानवरों की डर है, मतलब किस चीज की सरकार डर से है? किसी तरफ से आपके पास कोई कम्युनिकेशन, कोई मैसेज या कोई चीज आपके सामने आई है? सरकार ने आपसे संपर्क किया है अभी तक? सर नहीं, सरकार से हमारा कोई संपर्क नहीं हुआ है, क्योंकि हम बहुत बार सीएम आवास कूच भी कर चुके हैं, और 3-4 बार हम सीएम आवास जा भी चुके हैं, लेकिन हमें टाइम पे टाइम मिला। दिन भर हम बैठे रहे, कभी बोला 4 बजे मिलेंगे, कभी बोला 6 बजे मिलेंगे, फिर 8 बजे हमें ऐसे ही मतलब थोड़ा सा ऐसे ही आश्वासन दिया, फिर घर भगाया गया। आश्वासन मिलता रहा, लेकिन मुख्यमंत्री से इनकी कोई मुलाकात हाँ। नहीं हो पा रही है। और लोग हैं हमारे साथ। मैम, आपका क्या नाम है, कहाँ से हैं आप? और एलयूसीसी में जब आप जुड़े तो किस तरह से ये ऑफर बताते हैं, किस तरह से आप जुड़े, एक रोजगार का आपको साधन मिला? शुरू में सब अच्छा लग रहा होगा, लेकिन बाद में ऐसा लग रहा है कि दुनिया उजड़ गई है। तो आप अपनी व्यथा बताएं कि किस तरह से हुआ ये सब। सर मेरा नाम सुनीता बिष्ट है, मैं भी इधर देहरादून से हूँ। मैं भी सबसे पहले मेरे को निवेशक के रूम में बोला गया कि आप अपनी आरडी खोलो। पहले मैंने 2,000 की आरडी खोली। फिर उसके बाद मुझे बोला गया कि इसमें बहुत अच्छा कमीशन भी मिलता है, जैसे आप लोगों की आरडियाँ खोलोगे तो आपको भी कुछ % आपको मिलेगा, आपको कमीशन के तौर पे आप घर बैठे बैठे 2 रुपये कमा सकते हो। तो हमने भी यही सोचा कि चलो हम लोग भी ऐसे बेरोजगार बैठे हैं तो कुछ कर लेते हैं। तो मैंने उसके बाद पहले अपना पैसा खूब सारा लगाया, मेरा खुद का ही 6-7 लाख रुपए फंसा हुआ इसमें। और फिर मैंने धीरे धीरे करके सारे एजेंट को निवेशकों को वो किया, बोला आरडी खोलो, एफडी करो। तो मेरा इसमें एफडी तो एक मुश्त होती थी, और क्या बोलते आरडी खोले मैंने बहुत सारे, मेरे सारे कस्टमर 70-80 करीब कस्टमर हैं, और मेरा पूरा बिजनेस है 25 लाख का। 25 लाख में शुरू में क्या इन्होंने वापस भी किया लोगों का पैसा? जी सर नहीं, मुझे 3 साल जैसे पूरे हुए, जैसे मैं जुड़ी तो मेरे को 3 साल पूरे हुए, जैसे अब मेरा मिलना शुरू होता था उतने में ही पूरी कंपनी बंद हो गई। बोला कि आश्वासन दिया कि ये फ्रॉड नहीं है, ये ऐसे घोटाला हो रहा है, ये खुलेगा जनवरी में, दोबारा पोर्टल खुलेंगे, आप लोग धैर्य बनाए रखो। जैसे हम शुरू में आपने इनको बोला जी कि ये चीज सही नहीं हो रही है? जी सर, हमने उस टाइम पर हम नहीं खोल रहे थे, लेकिन हमने भी जान पड़ताल करी तो देखा कि चलो खोल लेते हैं, कोई नहीं। हमने बोला भी कि भाई ये फ्रॉड कंपनियां हैं, इसमें हम लोग निवेश नहीं करेंगे, लेकिन हमें बहुत सारा विश्वास दिया गया। तो बोला सचेत में देखो ये भारत सरकार की है। और लोगों से बात करते हैं। आपका क्या नाम है मैम? और हम आपसे ही जानना चाहेंगे, जो आपके साथ सभी बहनें बैठी हुई हैं, उनकी तरफ से आप ये बताइए कि किस तरह से एलयूसीसी ने ये बताया कि ये एक सही कंपनी है और लोगों को इसमें निवेश करना चाहिए? क्या क्या प्रमाण दिए गए इसमें? जी नमस्कार सर, मेरा नाम रोशनी गौड़ है, और मैं यहाँ वैसे रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ, पर प्रेजेंट टाइम में देहरादून में रहती हूँ। सर हम इसमें 2019 में जुड़े थे। हमारी ब्रांच मैनेजर जो आशा पुष्पान मैम है, उनके द्वारा हम जुड़े गए यहाँ पे। तो उस समय भी वो बड़ी लेवल पे थी, तो उन्होंने कहा कि ये सारा गवर्नमेंट के अंडर में, जैसे आज तक चिट फंड कंपनियां घोटाला करके गई हैं, ये वैसा नहीं है। ये सहकारिता मंत्रालय से रजिस्टर्ड है, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, जीएसटी नंबर। सर्टिफिकेट दिखाए आपने? देखे थे प्रमाण पत्र? जी सर, पूरे दिखाए उन्होंने हमें, ऑनलाइन भी दिखाए, ऑनलाइन भी चेक कराए गूगल पे, और सचेत वेबसाइट जो गवर्नमेंट और पुलिस की है उस पर भी हमारा 639 पेज पे इसका रजिस्ट्रेशन था। और इन्होंने कहा कि सहकारिता के अंदर भी ये बहुत जल्दी आना है, जैसे 19 में ये सहकारिता के अंदर भी आ गया था। तो हमें यहाँ पूर्ण विश्वास हो गया था सर। हमें एक बार के हमने लोगों की मैच्योरिटियाँ भी दी, लोगों का जिनका फिक्स में भी डाला था, जैसे 1.5 साल 3 साल वाले में, वो भी दिया लोगों को वापस। तो हमें ऐसा विश्वास हो गया था कि इन्होंने कहा कि ये पूरा 2025 लगते ही बैंकिंग सेक्टर में आ जाएगा।
तो हमने लोगों से ये भी कहा कि अब आप लोग ऑनलाइन अपना आइडिया जैसे बैंक और पोस्ट ऑफिस में करते हो आप, वैसे भी आप इसमें करोगे। और अपने सेविंग अकाउंट भी इन्होंने हमारे खुलवाए वहाँ पे, जो हमारी ब्रांच थी, उन्होंने कहा कि आप सेविंग अकाउंट खोलो, आप यहाँ पे अपना सेविंग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने अपनी ब्रांच में ही आपके अकाउंट खुलवाए, इसके साथ कोई और बैंक भी इसमें लिंक थी? सर अभी कोई बैंक लिप्त नहीं था। इन्होंने कहा ये पूरा बैंकिंग सेक्टर में आ रहा है, क्योंकि ये सहकारिता के अंदर खुद ही बैंक थे? खुद ही बैंक हमारा बैंकिंग में आ रहा था ये। इन्होंने कहा कि 25 में ये बैंकिंग में आ जाएगा, फुल बैंकिंग में, आप इसमें फुल काम करो। तो हम जो आशा पुष्पान मैम की बेटी थी रवीना पुष्पान, उन्होंने कहा कि हम जाते हैं आगे मीटिंगों में, यूपी वगैरह हम जाते हैं। वो लोग कहाँ हैं अभी? सर वो यही तो बात है, वो आज की डेट में आगे नहीं आ रहे हैं सर। ब्रांच मैनेजर हो चाहे उत्तराखंड का बड़ा से बड़ा लीडर हो, जीसीएस बिष्ट यहाँ उत्तराखंड का सबसे बड़ा लीडर है, टॉप लीडर उर्मिला बिष्ट है, जो अभी कह रहे कि जेल में, हमें वो भी नहीं पता वो जेल में है कहाँ है। उनके हस्बैंड भी दोनों जगमोहन बिष्ट, जो यहाँ से उत्तराखंड का पूरा देखते थे, उनके पास पूरा था, उनको पता है कि ये आज सरकार उनको आगे नहीं ला रही। अब आप समझ सकते हो कि क्या मिली भगत है ये। अगर जैसे एनओसी की बात करें, धन सिंह रावत जी ने कहा कि 2023 में हमें पता चल गया था कि इसके एनओसी खत्म हो गई 22 में, तो उन्होंने हमें यही सरकार पे हम ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने उसी दिन रोका क्यों नहीं इसको। 37 ब्रांचें पूरे उत्तराखंड में थी इसकी, अगर ये लीगल तरीके से काम नहीं कर रहा था, अनलीगल था या इसकी एनओसी खत्म हो चुकी थी, तो उन्होंने 2023 में ही लोगों का पैसा क्यों नहीं रुकवाया। इतने लोग बच जाते हैं इसमें, क्योंकि चलो जो इसमें एजेंट थे, इन्वेस्टर थे? सर इसमें इन्वेस्टर 25,000 लोग हैं, और जो जिनका पैसा 25 लाख तो इसमें एजेंट हैं, निवेशक लोग हैं, और जो इसमें काम कर रहे थे 25,000 लोग हैं इसमें। सर इतना बड़ा स्कैम हम सोच भी नहीं सकते आज की डेट में, हमें अभी तक भी विश्वास नहीं आ रहा है कि सच में हुआ होगा इतना बड़ा, क्योंकि इन्होंने इतने बड़े बड़े सेमिनार करे, इन्होंने हमारी कई जगह ट्रेनिंग कराई। हम चंडीगढ़ ट्रेनिंग में गए, हरिद्वार, ऋषिकेश से लेकर देहरादून में, पोंटा साहिब में, क्योंकि इनकी इतनी बड़ी 7 राज्यों में ये काम कर रहा था। ये ऐसे कोई फ्रॉड नहीं है सर कि एक स्टेट में हुआ और भागे कोई कंपनी वाले। और बहनों से बात करते हैं। मैम आपका क्या नाम है? आपसे जानना चाहेंगे कि क्या स्थिति हुई है, कुछ बोलना चाहेंगे? आप अपनी व्यथा बताइए कि आपके साथ किस तरह से कंपनी जुड़ी और क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आपको। मेरा नाम चंद्रकला छेत्री है और मैं 2017 में जुड़ी थी, और मेरे पास 2017 में ही ये आई थी उत्तराखंड में? जी 16 में आई थी जी। तो मेरे पास एक लेडीज आई, उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा मतलब बिजनेस है, आप मैम दीदी जुड़ लो इसमें। मैंने इसमें मतलब ज्वाइन हुई, मैंने अपनी आरडी भी लगाई इसमें, लोगों को फटाफट मतलब ज्वाइन भी करवाया। तो मैंने अपने देवर, अपनी ननद, सबको जोड़ा इसमें। उनके अभी 2-2 करोड़ बिजनेस है। एक मेरी ननद का 1 करोड़ है। एक भी पैसा वापस नहीं मिला? एक पैसा है वापस नहीं मिला। और उनके वो मतलब उनका 3 साल होते हुए उन्होंने लोगों को दिया, उन्होंने फिर बढ़ाया। जैसे मेरे खुद देवर ने 25,000 की मंथली आरडी कर रखी, तो उन्होंने कहा भाभी ये क्या बहुत अच्छा है। मैंने कहा बहुत अच्छा है, ये रजिस्टर आने वाले समय में ये बहुत मतलब बैंकिंग का काम करेगा। जैसे अभी आप लोग फॉर्म भर के आप वो कर रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो, आने वाले समय में आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। ऐसे करके मैं तो एक ऑटो अचीवर भी थी, शुक्र मैंने ऑटो नहीं लिया था, नहीं तो आज मैं उसका इंस्टॉलमेंट भरती रहती। सर हमने 26 तारीख को विज्ञापन दिया था कि हम अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तो हम आपके यहाँ पे रैली लेके आएंगे, तो उस पे भी हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर हम 28 तारीख को भी गए थे, तो इन्होंने फिर उस पे भी कोई संज्ञान नहीं लिया। फिर हम लोगों ने निश्चय किया कि जब कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, तो हमने पूरे शासन, जितने भी लेडीज यहाँ पे बैठी हैं, तो इन्होंने ये बोला कि हम 7 तारीख को रैली लेके जाते हैं। तो जैसे हम रैली लेके वहाँ पे गए, हमें 15-20 मिनट भी नहीं हुए तो शासन प्रशासन ने हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। जैसे हमने वहाँ पे रैली में बैठे ही नहीं थे, इन लोगों ने हमको गाड़ी में भरा, धक्के मारे, किसी के कपड़े फटे, किसी को चोट लगी, और अभी तक उसके बाद कोई हमारी सुनवाई करने यहाँ कोई हमारी सुध लेने नहीं आ रहा। आप ये दाएं बाएं देख रहे होंगे, इतनी घास जमी हुई है, यहाँ गाय के गोबर है, गाय चरती है यहाँ, और पानी की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है। और एक बहन हमारी अनशन पे बैठी है 7 तारीख से, अभी तक उसका मेडिकल के लिए कोई नहीं आया। और जब इन लोगों के रोड शो होते हैं, तब हम लोगों को घर बैठे रहते हैं, तो हमको बुलाते हैं कि हमारी रोड शो हो रही है, हमारी रोड शो पे आए, हमारे नेताओं का समर्थन करें। आज कहाँ गए सर वो नेता, और कहाँ गए वो मंत्री? आज हमारी कोई सुध नहीं ले रहा है। और जितने भी लोग यहाँ पे ये पीड़ित हैं, इससे भी कहीं
ज़्यादा हर जगह में बैठी हुई है। और जिन लोगों ने हमको यहाँ पे जोड़ा है, आज एक भी ब्रांच मैनेजर हमारे बीच में नहीं है। रोज हम ऐसे ही तिल मर रहे हैं, ग्राहक हमको घर में जीने नहीं दे रहे। हमने अपने बच्चों का एक एक रुपए यहाँ पे लगाया है और हमने सोचा कि हमने बच्चों की अच्छी पढ़ाई करेंगे, बाहर भेजेंगे, मगर सर हमारा यही 20-22 लाख रुपए मेरा खुद का लगा हुआ है। तो हम शासन प्रशासन से यही कहेंगे कि हमारी कुछ शुद्ध ले और हमारा पैसा कहाँ गया उसका एक एक रुपए का हमें हिसाब दे। और अगर आपसे नहीं हो सकता ये चीज़ तो आप उन पदों को छोड़ दे और जो इस हम लोगों का सपोर्ट करेगा हम उनको उस पद पे बिठाने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी मैं और कुछ नहीं बोल सकती हूँ, यही बोलूँगी कि हमारी सुध ले और हमारे एक एक पैसा का हिसाब दें। और इसमें कृषि मंत्रालय के अंदर ये सोसाइटी आती है, उसमें धन सिंह रावत जी हैं, तो धन सिंह रावत जी के ऊपर क्यों नहीं एक्शन लिया जाता? आज वही काम मैं करती हूँ तो मेरे ऊपर एक्शन लिया जाता है। अगर मैं एक सिम लेती हूँ तो मेरी फोटो ली जाती है, मेरा नाम पूछा जाता है, आधार कार्ड पूछा जाता है। क्या इनके बारे में किसी ने पूछा नहीं? आज वही स्थिति सारी बहनों की है। जैसे एक एक रुपए के लिए सबको जोड़ा गया वैसे मैं भी हूँ और सारे की स्थिति एक ही है कि सारे अपने पैसों के लिए यहाँ बैठी हुई है और जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम ये धरना स्थल नहीं छोड़ेंगे। और आज एक बहन बैठी है, कल 10 बैठेंगे भूख हड़ताल पे और उसका जिम्मे किसका होगा ये मैं नहीं जानती हूँ और प्रशासन जाने। धन्यवाद। देख सकते हैं किस तरह से एलयूसीसी ने ना सिर्फ ये घोटाला किया है बल्कि इनके आंसू बता रहे हैं कि रिश्ते भी तार हुए हैं, अपना पैसा लगाया है, अपने दोस्तों का पैसा लगाया है, अपने रिश्तेदारों का पैसा लगाया है और इनकी स्थिति बता रही है कि किस तरह से ये समाज से अलग हो चुके हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक।